फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको सिंपल बताता हूं, एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बताएगी, ठीक है, आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, साथ में बताएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आप पॉजिटिव हो बिजनेस में, नेगेटिव हो, कितनी आपकी नेटवर्थ है। सिंपल अगर मुझे एक लाइन में इसको सम अप करना है, क्या है, कह रहा है इट रेफर्स टू सच स्टेटमेंट which report the profitability of business along with its financial position at the end of accounting period। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंडर हमें क्या क्या बनाना है, तो मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है ना, इसमें 2 बेसिक स्टेटमेंट्स आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट, हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें बताएगा हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, विच शोज रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, वो लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, हम बोलते हैं बैलेंस शीट, तो हमें बताएगी हमारी फाइनेंशियल शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जो मैं लाइन लिखने वाला हूं उस पर ध्यान देना, जो अब लिखने वाला हूं, ऑफ एन एंटरप्राइज एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर दिन पे, उस दिन पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बताएगी हमारी बैलेंस। हमेशा बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट 31 मार्च, यानी 31 मार्च ऑफ एनी ईयर हमारी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो पूरे साल की बनाते हैं। तो हम कोई भी P&L, ट्रेडिंग एंड P&L बनाएंगे तो उसके आगे लिखते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो वी मस्ट नो द लॉजिक बिहाइंड कि ड्यूरिंग द पीरियड और एट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैं आपकी पॉकेट में इस टाइम पे कितने पैसे हैं, तो इस टाइम पे वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, पूरे साल में आपने कितने पैसे रखे वो आपका इनकम स्टेटमेंट है। यानी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स, एट अ स्पेसिफिक टाइम और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरिंग द पीरियड। आई बात समझ में? कौन पॉइंट मैं कह रहा हूं कि इसमें 2 ही चीजें इंक्लूड होती है, एक होती है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बोलते हैं बैलेंस शीट। देखो देखो देखो, मैं अगर बोल रहा हूं एग्जांपल, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैं पूरे साल का बनाऊंगा, इसे बोलूंगा फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2025। ये P&L इस पीरियड के लिए था जो खत्म हो रहा है 31 मार्च को। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो लिखूंगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन कौन बता रहा है, मेरी बैलेंस शीट बता रही है, तो मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन किसी पर्टिकुलर डे पे देखूंगा और मेरे लिए वो डे कौन सा है, इसलिए बोलते हैं स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा 31 मार्च 2025 स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम बन गया, उस दिन मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है जिस दिन पीरियड क्लोज हो रहा है। इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट कंबाइन इकट्ठा बना सकते हो, पर आप ऊपर लिखोगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2020। इन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के मेरे क्या हो गए, ये हो गए मेरे फाइनल अकाउंट। ठीक है, पक्का? अगर आपसे पूछे कि यार ये फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बनानी है, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कोई ऑब्जेक्टिव, तो क्या होगा आप बता सकते हो? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और देखो फर्स्ट होता है इसका पॉइंट, अगर मैं आपको बताऊं, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब है प्रॉफिट या लॉस। जो दिवांशी बोल रही है बस उसको लैंग्वेज चेंज, एट द एंड ऑफ द डे वही है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और क्या हो सकता है? चलो, आई नो द अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सोचो, आप बता पाओगे, दिमाग लगाओ आपके। यार इसी देखो, अभी हम बना क्या रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ, एक ऑब्जेक्टिव निकला है कि प्रॉफिट और लॉस, यानी ये इनकम स्टेटमेंट से रेलिवेंस रखता है, तो दूसरा बैलेंस शीट से रेलिवेंस रखने वाला क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन व्हिच रिप्रेजेंट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। सेकंड वही है। पॉइंट 2 अगर मैं बोलता हूं क्या हो जाता है, वो हो जाता है टू प्रेजेंट, आप साथ साथ लिख सकते हो, अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ द। एक बार समझ में तो सुनना, बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूं। देखो, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है, अगर मैं बात करूं तो जनरली इसको कैटेगराइज किया जाता है 2 टाइप। एक होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस, एक होते हैं मेरे इनडायरेक्ट।
ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं टू माई परचेजेस, टू बिजनेस परचेजेस या परचेज ऑफ बिजनेसेस, ठीक है। एंड ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये बैक ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, बैक ऑफिस एक्सपेंस। यानी अगर मैं परचेज के साथ सेल्स भी बोल दूं तो भी चल जाएगा। यानी अगर मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर मैं सम अप कर रहा हूं तो सारे एक्सपेंसेस बिफोर और आई कैन से टिल द सेल्स ऑफ गुड्स, या फिर मैं बोलूं टिल द पॉइंट ऑफ सेल्स। यानी जब तक मैं अपने गुड्स की सेल कर रहा हूं उससे पहले जो मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूं परचेज तक और सेल करने तक वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद बैक ऑफिस के एक्सपेंस या फिर आफ्टर सेल एक्सपेंस ये मेरे हो जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो अब मेरे पास दो अकाउंट है, कौन कौन से? एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है पीएनएल अकाउंट, ठीक है। जनरली बनाते हैं क्या, पर है तो दो। तो ट्रेडिंग क्या कह रहा है? ट्रेड से रिलेटेड, यानी सेल्स तक का काम होगा इसमें। तो जो सारे एक्सपेंसेस इस अकाउंट में जाएंगे वो हो जाते हैं मेरे डायरेक्ट। आई बात समझ में? और पीएनएल अकाउंट में हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, आखिरी में हमने कितना एक्चुअल में बिजनेस से पैसा बचाया या कितना गवाया, लॉस। तो वो सारे एक्सपेंस जो पीएनएल में जाते हैं उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पॉइंट समझ आ गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आधा इजी हो जाएगा। समझ आया? अब वो कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, एक एक एग्जांपल से बताऊंगा। पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ आ गया बेटा? जब तक मैं सेल्स कर रहा हूं अपने गुड्स की, उससे पहले जो भी मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, परचेज से लेकर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स टिल द टाइम ऑफ सेल्स, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। आफ्टर सेल्स के बाद भी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। सेल करने के बाद मैंने उसको किराया भेजा, किराया देके भेजना पड़ा, मुझे अकाउंटिंग चार्जेस देने पड़ी, स्टाफ की सैलरी दी। स्टाफ की सैलरी तो मेरे क्या कहते हैं सेल से रिलेटेड नहीं है, वो तो आफ्टर सेल्स एक्सपेंस है। वो सारे एक्सपेंस कहां जाएंगे? पीएनएल में। हेडिंग डालेंगे, ये नोट करना है, कर लो। परचेजेस ऑफ बिजनेस यानी गुड्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। चले आगे, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैं एज एट बनाऊंगा या फॉर द ईयर एंडिंग बनाऊंगा? फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट और ईयर होगा वो। एज अदर अकाउंट्स एंड लेजर, इसकी भी दो साइड्स है, वन इज डेबिट द अदर वन इज क्रेडिट साइड। तो वही मेरा जो फॉर्मेट है वही पापा वाला वही बनेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, मेरी डेबिट साइड हो जाएगी, मेरी क्रेडिट साइड हो जाएगी। थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मतलब सारे आइटम्स इसमें आपको इंक्लूड करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों आया और किस लिए, क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है। अभी सिर्फ आज हमारा डिस्कशन ट्रेडिंग पे रहने वाला है, तो ध्यान से समझें, स्टार्ट करें। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट हम किसी भी बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं हमारा बिजनेस एज यूजुअल गोइंग कंसर्न है, चलता ही रहेगा। तो जब भी बिजनेस 1 अप्रैल को दोबारा से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो लास्ट ईयर मेरा जो 31 मार्च को क्लोज हुआ था, उस दिन मेरे पास कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो वही क्लोजिंग स्टॉक इस ईयर का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता है टू ओपनिंग स्टॉक, बच्चे। अब पूरा तो मेरे लिए सफिशिएंट स्टॉक होगा नहीं, तो मैं इस साल कुछ परचेजेस भी करूंगा, तो जो नेक्स्ट आइटम आता है वो मेरा आता है परचेजेस, टू परचेजेस। अब जरूरी तो नहीं कि जितनी मैंने परचेज की वो सारे गुड सही आए होंगे, मैं कुछ रिटर्न्स भी करूंगा, तो इसी में से मैं लेस कर देता हूं अपने परचेज रिटर्न्स, जिसे मैं रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलता हूं। नहीं आता? अब मेरे पास स्टॉक आ गया तो मैंने उसकी सेल्स भी की होगी, तो मेरा जो थर्ड आइटम होता है वो मेरी हो जाती है बाय सेल्स, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि जितनी मैंने सेल्स की वो कभी रिटर्न नहीं आ सकती, तो क्रेडिट सेल्स मेरी रिटर्न भी हो सकती है, तो मैं लेस करता हूं यहां से सेल्स रिटर्न्स, जिसे मैं रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलता हूं, ठीक है। पूरे साल में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, मैंने और परचेजेस की, कुछ सेल्स कर दी, जरूरी तो नहीं सारे गुड्स बेच दिए होंगे, तो मेरे पास फोर्थ आइटम आ जाता है, मेरा जो स्टॉक बच गया उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, जो अगले साल जाके फिर से मेरा ओपनिंग बन जाएगा। 4 आइटम फिक्स रहेंगे। उसके बाद अब हो सकता है मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, ठीक है, मेरी फैक्ट्री हो, तो मैं गुड्स बनाता हूं, तो उसके लिए लेबर हो, लेबर मतलब मेरी अनस्किल्ड लेबर हो, तो लेबर को मैं क्या दूंगा? वेजेस। तो वेजेस मेरे हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप बताओ वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों है? सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, पर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, बता सकते हो? यस, गुड्स को पुट मतलब फाइनल पोजीशन में लाने के लिए मुझे वो लेबर की हेल्प चाहिए, ठीक है, पक्का। तो वेजेस हो गए मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस, फिफ्थ आइटम। या वेजेस को साथ साथ ऐसे भी बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज, कुछ भी हो, दोनों ही डायरेक्ट है। देखो, वेजेस सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, या सैलरीज एंड वेजेस, जो पहले आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सैलरीज एंड वेजेस है तो वो सैलरीज का पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज है तो वो वेजेस का पार्ट है। बस समझ में? तो वेजेस और वेजेस एंड सैलरीज पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस के, सैलरीज एंड वेजेस पार्ट बनेंगे मेरे इनडायरेक्ट, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरी,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो कुछ भी किसी भी नेम से आ सकते हैं। मैं सारे आइटम्स आपको बता रहा हूँ कि किस किस नेम से क्या क्या आ सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अब और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में, आप बता सकते हो? एक आधा बताओ। रेंट अगर फैक्ट्री रेंट है तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे डालने का। ऑफिस रेंट है तो वो वहीं जाए, वो मेरे सेल से रिलेटेड नहीं। फैक्ट्री का रेंट मेरी सेल से रिलेटेड। कैरेज इनवर्ड्स, देखो दो कैरेज होते हैं, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। गुड्स को मेरे पास लाने के लिए, सेलेबल बनाने के लिए कैरेज इनवर्ड लगता है। सेल करने के बाद गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कैरेज आउटवर्ड लगता है। तो कैरेज इनवर्ड हो गया मेरा डायरेक्ट, कैरेज आउटवर्ड हो गया मेरा कैरेज इनवर्ड। ठीक है, अगर खाली कैरेज लिखा हो तो भी यहीं आएगा टू कैरेज, कैरेज इनवर्ड लिखा हो तो भी यहीं आएगा, और अगर लिखा हो कैरेज ऑन परचेज तो भी यहीं आएगा। ठीक है, एक और साथ में आता है टू फ्रेट। अगर फ्रेट आया तो भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्रेट या कार्टेज। जो कल भी बात हो रही थी ना, कैरेज और कार्टेज में क्या डिफरेंस है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। गुड्स के लिए हमने इधर उधर ले जाने के लिए, सामान के लिए जो कॉस्ट बियर की है वही है मेरा फ्रेट एंड कार्ट। ठीक है, एक सबसे अलग और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्टार भी लगा रहा हूं, टू गैस फ्यूल एंड पावर। क्यों किया गया होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में, बता सकते हो? गैस फ्यूल पावर फैक्ट्री में यूज हुआ होगा, इसलिए मैंने अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड किया होगा। ठीक है, तो गैस फ्यूल पावर। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि यार अलग अलग हेड्स ना देके लिख दिया टू डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली यही आएगा। क्वेश्चन कई बार क्या करता है, सिंपल लिख देता है, क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरे कुछ, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है, तो वो यही आते ही है, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कई बार क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट लिख देता है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो मैन्युफैक्चरिंग भी यही आते हैं, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। या कभी कभी लिख देता है प्रोडक्टिव एक्सपेंस, तो टू प्रोडक्टिव एक्सपेंस, यानी प्रोडक्शन के एक्सपेंस। जनरली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिव एक ही बात होती है, फिर भी मैं आपको अलग अलग दिखा रहा हूं। अच्छा, उसने बताया कि कुछ फैक्ट्री की एक्सपेंस है, तो कोई भी फैक्ट्री एक्सपेंस हो, टू फैक्ट्री एक्सपेंस, वो भी यहीं आएगा। कौन कौन से हो सकते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस में? मैं लिख देता हूं फैक्ट्री लाइटिंग। देखो, इलेक्ट्रिसिटी अगर लिखा है तो पीएनएल में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो अज्यूम किया जाता है कि मेरे ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी की बात है, पर अगर उसने लिखा फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी या फैक्ट्री लाइटिंग, तो वो मेरा फैक्ट्री यानी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस है। लाइटिंग लिखा होगा तो डायरेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा होगा तो इनडायरेक्ट। ठीक है, फैक्ट्री रेंट लिखा है, फैक्ट्री रेंट लिखा है तो भी यहीं आएगा। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का ही नाम दे देते हो। ठीक है, अब सुनो, मैं कई बार गुड्स जरूर थोड़ा डोमेस्टिकली परचेस करूं, हो सकता है मैंने इंपोर्ट किए हो, इंपोर्ट किए होंगे तो मैंने डॉक चार्जेस भी दिए होंगे, क्लियरिंग चार्जेस भी दिए होंगे, तो वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? गुड्स मंगवाने के लिए तो डायरेक्ट ही है, तो डॉक चार्जेस, टू डॉक चार्ज या क्लियरिंग चार्ज। डॉकयार्ड्स नहीं होते जहां पे शिप्स आते हैं, वहां पे उनके पोर्ट चार्जेस, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग एक्सपेंसेस, कस्टम को क्लियरिंग के लिए जो भी खर्चा किया, क्लियरिंग एक्सपेंसेस। तो इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी कहां आएगी फिर? नहीं, क्यों? गुड्स के ऊपर ही तो ड्यूटी लगी, इंपोर्ट किया, परचेज किया, तभी तो लगी, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी यहीं आ जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी या जिसे दूसरा नाम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, जिसे कस्टम बोलते हैं। रॉयल्टी कहां जाएगी? रॉयल्टी, बेटा मान लो मैं किसी की बुक्स बेचता हूं, बुक्स ऑथर को मैं रॉयल्टी देता हूं, नहीं बिकती होगी, बुक ऑथर्स होते हैं, मेरा बुक प्रिंटिंग का काम है, तो मैं ऑथर को रॉयल्टी देता हूं, और मेरा बिजनेस क्या है? बुक प्रिंट करके बेचना। मेरा प्रोडक्ट क्या है? बुक। उस पर जो खर्चा किया, चाहे वो रॉयल्टी है, वो क्या बन गया? तो रॉयल्टी भी यहीं आती है। बस समझ में? तो मोस्टली सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आपको समझ आ गए हैं, वो यही होते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर मेरे डेबिट साइड बच रहा है तो इसे बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर कहां करते हैं? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अगर मेरा बैलेंसिंग फिगर किस साइड बच रहा है? क्रेडिट साइड, तो इसे क्या बोलते हैं? बाय ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये बात समझ में? ये था मेरा पूरा का पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। समझ आया? सिंपल, पक्का, नॉर्मल, इजी। आओ एक क्वेश्चन करके देख लो, छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं एग्जांपल के तौर पे। एक छोटा सा क्वेश्चन तो करा ही सकते हैं। आओ एग्जांपल कह रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025। ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फॉलोइंग बैलेंसेस भी बोल सकते हो। क्या क्या दे रखा है मैं आपको बताता हूं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख रुपीज का, परचेजेस दे रखी है 15 लाख रुपीज की, सेल्स दे रखी है 37,50,000 रुपीज की, फ्रेट दे रखा है 45,000 रुपीज का, वेजेस दे रखे हैं 2,25,000 रुपीज के, फैक्ट्री लाइटिंग दे रखा है 81,000 रुपीज का, कोल गैस वाटर दे रखा है 20,000 रुपीज को। ठीक है, परचेज रिटर्न दे रखी है मुझे 90,000 रुपीज की, सेल्स रिटर्न दे रखी है मुझे 1,50,000 रुपीज का, कैरेज ऑन परचेज दे रखा है 60,000 रुपीज का, कैरेज ऑन सेल्स दे रखा है 65,000 का, फैक्ट्री रेंट दे रखा है 3,50,000 का, ऑफिस रेंट दे रखा है 75,000। यही आइटम दे रखे हैं बस इसी से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सिंपल है। हो गया? कैरेज ऑन परचेज हो गया। हो गया? मैंने क्या
आगे चले, कॉल करें। देखो मैं बस डिस्कस कर रहा हूं, आप खुद करना चाहो। क्या ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा? यस, जो जाएगा मैं उस पर टिक लगाता हूं। क्या परचेजेस जाएगा, सेल जाएगा, फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग। अब मैंने आपको लिखवाया था गैस, पावर एंड फ्यूल, और यहां है कोल, गैस एंड वाटर। बात तो सिमिलर ही है, सारा फैक्ट्री का खर्चा ही है, तो ये जाएगा। परचेज रिटर्न जाएगा, सेल्स रिटर्न जाएगा, कैरेज ऑन परचेजेस जाएगा, कैरेज ऑन सेल्स, फैक्ट्री रेंट जाएगा, ऑफिस रेंट। बस 2 आइटम नहीं जाएंगे, सारे जाएंगे। आइए करते हैं साथ साथ सोल्व। देखो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 3 लाख रुपीस, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद टू परचेजेस, इनर कॉलम में लिख रहा हूं, देखो कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो ये देखो सामने देखो, अगर परचेज रिटर्न है तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, लेस करूंगा यहां से परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी है मेरी? 90,000, तो मेरा नेट हो जाएगा 14 लाख 10, ऐसे प्रेजेंट कर, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेल्स है, हाँ जी है, बाय सेल्स कितनी है, इसको भी ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे। इनर कॉलम अगर सेल्स रिटर्न है तो लेस सेल्स रिटर्न कितनी है? 1,50,000, टोटल कितना हो जाएगा? 36 लाख, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा मैंने क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन देना भूल गया, यहां पे लिख लो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 4,50,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी दे देते हैं, तो यहां कितना आ जाएगा? 4,50,000। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी आपको ऐसे मतलब एक्सटर्नली ही मिलता है जनरली, ट्रायल बैलेंस से हम ये बनाते हैं तो मिलता नहीं है, फिर भी चलो आगे बात करेंगे, ठीक है। अब और क्या है मेरे पास? फ्रेट है, जाएगा टू फ्रेट, कितना है? 45,000। उसके बाद वेजेस है, हाँ जी है, 2,25,000। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग है, हाँ जी 81,000। टू कोल, गैस, वाटर है, हाँ जी है 20,000 रुपीज। इसके अलावा क्या बच गया? कैरेज ऑन, कैरेज ऑन परचेज, वो कितना है? 60,000। बस इसके अलावा कुछ और है? यही आइटम थे। फैक्ट्री रेंट डाल दिया मैंने? नहीं, फैक्ट्री रेंट भी तो रह गया। टू फैक्ट्री रेंट कितना था? 3,50,000, 3,50,000। इसके अलावा तो सब कुछ डाल ही दिया है, तो आइए टोटल करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है कि इधर ज्यादा है, इधर का ही टोटल करो। इधर कितना आ रहा है? 40,50,000, इधर भी 40,50,000 होना नेसेसरी ही है, 40,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर क्या बन जाएगा मेरा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा चेक करते हैं। 3 और 14 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 30, 24 10, 24 10 और 70, 24 81, 24 81। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है मेरे पास 15,59,000, ठीक है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्योंकि ट्रांसफर कहां होगा? ट्रांसफर टू पीएनएल, मेरा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। समझ, इतना ही सिंपल है। डन। इसको आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल करते हैं आगे।